नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। अगर बीजेपी बंगाल में सत्ता में आई तो 6 महीने में यूसीसी लागू करेगी। कोलकाता में भरोसे का पत्र जारी करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह ने इसकी घोषणा की। उन्होंने टीएमसी के 15 साल के शासन की तुलना काली रात से की है। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए वादों का पिटारा खोल डाला। गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी ने इसे भरोसे का पत्र नाम दिया। इस मौके पर अमित शाह ने कई अहम ऐलान किए। शाह ने यूसीसी को लेकर के बड़ा वादा किया और कहा कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी तो 6 महीने में राज्य में यूसीसी लागू करेंगे। जय जय श्री राम। इसके अलावा शाह ने राज्य की महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए देने का ऐलान किया। ऐसा ही ऐलान बेरोजगार युवाओं के लिए करते हुए हर महीने 3,000 रुपए देने का वादा किया। उन्होंने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को 45 दिन में 7वां वेतनमान देने का भी भरोसा दिया। आइए एक नजर डालते हैं बीजेपी के घोषणा पत्र में किए गए अहम वादों पर। महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण, हर महीने 3,000 रुपए। सरकारी कर्मचारियों के लिए 45 दिनों में 7वां वेतनमान लागू, डीए भुगतान होगा सुनिश्चित। यूसीसी 6 महीने के अंदर लागू कर सबके लिए एक ही कानून सुनिश्चित करेंगे। गौ तस्करी, बंगाल सीमा के जरिए हो रही गौ तस्करी रोकने का वादा। संस्कृति, वंदे मातरम म्यूजियम बनाएंगे जो पूरी दुनिया में बंगाल के कल्चर को बताएगा। किसान, 3100 रुपए क्विंटल की दर से धान की खरीदारी हो। विकास, पहले 100 दिन में जारी करेंगे विकास का रोड मैप। श्वेत पत्र, टीएमसी के भ्रष्टाचार पर श्वेत पत्र जारी करेंगे। घोषणा पत्र जारी करते हुए अमित शाह ने टीएमसी सरकार पर भी जोरदार हमला बोला और कहा कि ममता सरकार के 15 साल बंगाल के लिए काली रात के समान रहे। 1 करोड़ स्वरोजगार और रोजगार के तक हम निर्मित करेंगे। उद्योगों को लगाकर नई रोजगारी खड़ी करेंगे, स्टार्टअप का जाला बुनेंगे और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के माध्यम से हजारों युवाओं को उद्योग साहसिक बनाने का काम भी हम करेंगे। बेरोजगार युवाओं को 3,000 की मासिक आर्थिक सहायता देने का भी भारतीय जनता पार्टी भरोसा दिलाती है। टीएमसी के 15 वर्ष के भ्रष्टाचार के लिए हम एक श्वेत पत्र जारी करेंगे और सरकार की पाई पाई जिन भ्रष्टाचारियों ने खाई है उनको कानून के जरिए जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। बता दें कि बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। इस चुनाव में एक बार फिर बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। ऐसे में देखना है कि बीजेपी के भरोसे के पत्र पर बंगाल के लोग भरोसा जताते हैं या फिर टीएमसी पर ममता बरकरार रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। कैश कांड में फंसे हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने शुक्रवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके खिलाफ महाभियोग केस चलाने की तैयारी हो रही थी। इससे पहले ही उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट के जज रहते हुए कैश कांड में फंसे जस्टिस वर्मा ने शुक्रवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी आवास से 15 मार्च 2025 को 500 रुपए के जले और अर्धजले नोट मिले थे। इसका एक वीडियो भी खूब वायरल हुआ था। इसके बाद न्यायमूर्ति वर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। उन्होंने आरोपों से इनकार किया और उसे साजिश बताया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने 3 सदस्यीय आंतरिक जांच समिति गठित की। समिति ने अपनी प्राथमिक रिपोर्ट में आरोपों को सही पाया, जिसके बाद जस्टिस खन्ना ने उनसे इस्तीफे की मांग की। इस्तीफा न देने पर उनका न्यायिक कार्य वापस ले लिया गया और उन्हें दिल्ली से इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया। विधि मंत्रालय ने एक अधिसूचना में उनके ट्रांसफर की घोषणा की थी, जिसके बाद जज यशवंत वर्मा इलाहाबाद हाई कोर्ट चले गए थे। उस समय कहा गया था कि ये कदम होली की रात जस्टिस वर्मा के आधिकारिक आवास में आग और नकदी मिलने के मामले में आंतरिक जांच के आदेश से अलग है।
हालांकि इसके बाद भी मामला शांत नहीं हुआ और ये संसद तक पहुंच गया। अगस्त 2025 में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए सभी दलों ने एक नोटिस लोकसभा स्पीकर को दिया था, जिसके बाद स्पीकर ने उनके खिलाफ जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित की। ये कमेटी अपनी रिपोर्ट आगामी मानसून सत्र में सौंप सकती है, लेकिन महाभियोग का केस चलने से पहले ही जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया। उनके इस अचानक इस्तीफे ने कानूनी गलियारों में हलचल पैदा कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार जानबूझकर बारदाने की कमी का हवाला देकर किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर गेहूं खरीद से बच रही है। हालांकि सरकार ने इस तरह के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उत्तम क्वालिटी के गेहूं उत्पादन में अपना लोहा मनवाने वाले एमपी के किसानों को पहले बेमौसम बारिश ने परेशान किया और अब बारदाने की कमी की खबरों ने उन्हें हलकान कर दिया है। दरअसल एमपी में हर साल लाखों किसान अपनी उपज सरकार को एमएसपी पर बेचते हैं, लेकिन इस बार खरीदी शुरू होने से पहले ही बारदाने की कमी और तारीख बढ़ने का मुद्दा सामने आ गया। असल में सरकार ने पहले 16 मार्च से खरीदी की घोषणा की थी, फिर इसे बढ़ाकर 1 अप्रैल की, फिर 10 अप्रैल और अब 15 अप्रैल। जब सरकार ने तारीख पर तारीख दी तो सियासत गर्म हो गई। कांग्रेस ने सरकार पर जानबूझकर हिला हवाली करने और किसानों को परेशान करने का आरोप लगाया। इन्हीं आरोपों के साथ भोपाल समेत कई जिलों में विरोध प्रदर्शन भी हुए। क्यों सरकार इतने दिन से चुप बैठी थी? क्या बिचौलिए गेहूं खरीद ले? जो गरीब किसान है जिनको पैसों की जरूरत है उनसे गेहूं पहले वो खरीद ले, उसके बाद गेहूं उपार्जन चालू करना था सरकार को। क्या ये लाभ पहुंचाना चाहती थी बिचौलियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार? हर बार लेट खरीदी करते हैं और जो बिचौलिए होते उनको लाभ पहुंचे ताकि गरीब किसानों को सही लाभ नहीं मिल पाए, दाम नहीं मिल पाए। तो सरकार को मैं यही कहना चाहता हूं कि आप कितना गेहूं खरीदेंगे ये भी आप बताएं पूरे प्रदेश के किसानों को। वो गेहूं जो कहीं ना कहीं पूरी ताकत के साथ फरवरी में आ जाता है, उसे ना फरवरी में खरीदा ना मार्च में खरीदा और अप्रैल में भी 10 तारीख से जो खरीदी शुरू करी, जिसके स्लॉट बुक नहीं हो रहे, एक दिन में 500 से ज्यादा कुंटल की बोनी हो रही है और आज फिर स्लॉट बंद होने का काम हो गया। एक बड़ी साजिश सरकार की चल रही है जिसमें औने पौने दाम पे 1800 रुपए 2000 रुपए कुंटल गेहूं को बिकवाने की एक साजिश चंद चुनिंदा व्यापारियों को सरकार की है कि वो व्यापारी औने पौने दाम पे गेहूं को खरीदे। वहीं राज्य सरकार इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। सरकार का कहना है कि बारदाने की सप्लाई लगातार हो रही है। सरकार का दावा है कि इस बार भी रिकॉर्ड खरीदी होगी और किसानों को समय पर भुगतान मिलेगा। कांग्रेस भ्रम फैला रही है। प्रदेश में पर्याप्त बारदाना है, किसानों का एक एक दाना एमएसपी पर खरीदा जाएगा। कांग्रेस के पास तो नैतिक अधिकार भी नहीं है किसानों की बात करने का। जब जब कांग्रेस की सरकारें रही हैं, किसान विरोधी रही हैं, किसानों के प्रति उदासीनता रही है और खुद के पेट भरते रहे। 1.5 साल की कमलनाथ जी की सरकार में बल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बना दिया गया। 281 करोड़ रुपए कमलनाथ जी के आजू बाजू के अधिकारियों से निकले जांच एजेंसियों ने। भारतीय जनता पार्टी ने तो किसानों के कल्याण के लिए किसानों को भगवान माना है और अन्ना नाम पते नमा क्षेत्र नाम पते नमा का जो हमारा मंत्र है, उस मंत्र को शब्द सा अंगीकृत करते हुए पिछले 4-5 सालों में लगभग 5 लाख करोड़ रुपए की राशि उनके बैंक अकाउंट्स में डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से दी है। कांग्रेस ही तो उसमें भी बिचौलियापन कर देते। डीबीटी कांग्रेस डायरेक्ट बिचौलिया ट्रांसफर करती। लेकिन सरकार के दावों और हकीकत का फर्क बयां कर रही है सीहोर जिले की कहानी, जहां के किसान दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तरफ बेमौसम बारिश तो दूसरी तरफ खरीदी में देरी। कई किसानों के गेहूं खलिहानों और खेतों में खुले में पड़े हैं। मजबूरी में किसान औने पौने दाम पर गेहूं बेचने को मजबूर है।
जब हमने गेहूं निकाला खेत से तो हमने सीधा यहीं डालने का सोचा, इसलिए सोचा क्योंकि घर पे डालते, उसके बाद यहाँ पे भरते, फिर लेकर आते। घर पे भी समस्याएं बहुत होती हैं, घर की समस्याओं को देखते हुए कि हमने सोचा हम वेयर हाउस पे ही डालते। हम हमारा गेहूं खुद की सहमति से डाल रहे हैं यहाँ पर। सर बहुत बड़ी समस्या है। सरकार ने पहले 1 तारीख का बोला था, फिर 10 अप्रैल का बोल दिया। इसी आशा में बैठे हुए 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया यहाँ पे केंद्र पर वेयर हाउस पे गेहूं पटके हुए, लेकिन अभी भी तुलाई की कोई आसार नहीं है। मेरे घर में समस्या है, घर मेरे वाहन नहीं पहुंचता। मैंने यहाँ पे गेहूं डाल दिया है। अब मैं किराए से ट्रैक्टर करता हूँ तो उसमें 2000 रुपये खर्चा आता है। यहाँ पे चौकीदारी करने पड़ रही, 8 दिन से पड़ा हूँ मैं। किसान संगठनों का कहना है कि अगर जल्द खरीदी शुरू नहीं हुई तो नुकसान और बढ़ सकता है। हमारा भी मानना है कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति है तो ठीक है, सरकार की परेशानी, देश की परेशानी, इसको किसान समझ सकता है, लेकिन सरकार को इसमें थोड़ी सी ध्यान देना चाहिए था कि ऐसी परिस्थितियां जब बन रही थी तो सरकार को उसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था की तैयारी पहले से करना थी। वैकल्पिक व्यवस्था की न होने की वजह से सरकार ने जो लेट लतीफी की, उसकी वजह से किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। एक तरफ जहाँ उसकी सोसाइटी चढ़ाने की तारीख निकल गई और अधिकतर किसान डिफॉल्टर हो गए। इस मुद्दे पर तेज होती सियासत के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर बारदाना उपलब्ध कराने और तुरंत खरीदी शुरू करने की मांग की है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री के निवास पर विरोध का ऐलान भी किया है। कांग्रेस सवाल उठा रही है, क्या वाकई में बारदाने की कमी है या सरकार एमएसपी पे खरीदी नहीं करना चाह रही है? फिलहाल बारिश, देरी और सियासत के कारण जो परेशान है वो है किसान। इंडिया डेली के लिए भोपाल से कैमरामैन ओबेस के साथ मुक्ता पाठक। यूपी के वृंदावन में शुक्रवार दोपहर यमुना नदी में बड़ा हादसा हो गया। पंजाब से आए श्रद्धालुओं से भरी मोटर बोट असंतुलित होकर पलट गई, जिससे सभी लोग नदी में डूब गए। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है। सीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। शुक्रवार को वृंदावन से दुखद हादसे की खबर आई, जहां श्रद्धालुओं से भरी बोट यमुना नदी में हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में पंजाब से आए 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक पंजाब के श्रद्धालुओं का जत्था यमुना में घूमने के लिए मोटर बोट पर सवार हुआ था। दोपहर 2:45 के करीब श्री बांके बिहारी मंदिर से करीब 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित केसी घाट के पास बोट पीपा पुल से टकराकर असंतुलित होकर पलट गई। इसमें पंजाब के मोंगा, मुक्तेश्वर और लुधियाना से आए कुल 32 लोग सवार थे। इनके जत्थे में करीब 150 लोग 2 बसों से शुक्रवार सुबह 9 बजे वृंदावन पहुंचे थे। पंजाब से श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आए थे। यमुना जी में आचमन करने के बाद वो नाव में बैठ गए। आंधी आई, जैसे ही झंझावात आया नाव पलट गई और नाव पलटने का एक दर्दनाक हादसा हुआ। अब ये तो दर्दनाक हादसा है, तो इसलिए हम सभी को दुख है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया, तुरंत मुझे निर्देश दिए गए, इसलिए मैं यहाँ आके, प्रशासन हमारा पूरा लगा हुआ है। मिलिट्री के जवान लगे हुए हैं, गोताखोर लगे हुए हैं, एक कहीं कोई और व्यक्ति तो नहीं है। बोट के पलटते ही चारों तरफ चीख पुकार मच गई। घटना की खबर मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव का काम शुरू किया। इस दौरान करीब 12 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वहीं गोताखोरों ने करीब 10 शव बरामद किए। इस हादसे में अभी भी कई लोग लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं।
राजधानी दिल्ली में एक बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक ऐसे नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है जिसके तार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और खालिस्तानी आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े बताए जा रहे हैं। इस मामले में अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दिल्ली पुलिस ने नापाक साजिश को नाकाम करते हुए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के इशारे पर काम करने वाले एक बड़े आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने राजधानी और आसपास के संवेदनशील इलाकों में CCTV कैमरे लगाए थे, जिनके जरिए सेना और अन्य महत्वपूर्ण ठिकानों की निगरानी की जा रही थी। सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि इन कैमरों की लाइव फीड सिम कार्ड के जरिए सीधे पाकिस्तान भेजी जा रही थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ISI और BKI के एक नेक्सस का भंडाफोड़ करते हुए बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया है। इस पूरे मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ एडिशनल CP स्पेशल सेल प्रमोद कुशवाहा जी, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके का ये नेक्सस था और कैसे ये CCTV फुटेज के जरिए या CCTV कैमरों के जरिए फुटेज सारी जो है वो पाकिस्तान भेज गई? देखिए, ये CCTV कैमरा जो है इन्होंने 9 जगह लगाए थे। हम लोगों ने 11 लड़के पकड़े हैं, जिसमें 9 जगह इन्होंने CCTV कैमरास लगाए हुए थे। ये सोलर पावर्ड CCTV कैमरास थे, सिम बेस थे, और ये कैमरास जो हैं बेसिकली इस तरह से लगाए गए थे ताकि कोई सेंसिटिव मूवमेंट हो वो लाइव फीड के थ्रू बाहर भेजा जा सके। इस मॉड्यूल के पास से वेपन्स भी मिले हैं। जो वेपन्स हैं वो 4 हमने अभी तक रिकवर कर लिए हैं और की रिकवरी अभी बाकी है। पुलिस ने इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे में से 4 पिस्तौल, कई कारतूस, मोबाइल फोन और संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के मुताबिक इस नेटवर्क के जरिए हथियारों की सप्लाई भी की जा रही थी। जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि कुछ जगहों पे ग्रेनेड हमलों की साजिश रची जा रही थी। हालांकि समय रहते पुलिस ने इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया। सर, CCTV कैमरों की इंस्टॉलेशन के लिए वो कौन सी जगह को पॉइंट आउट करते थे और ये CCTV कैमरा क्या चाइनीज़ थे या इंडियंस थे? मिक्स है, मोस्टली चाइनीज़ थे पर कुछ और भी थे। और दूसरी चीज़ ये कि जो लोकेशन है जहाँ लगाने का उसकी इंस्ट्रक्शन इनको अक्रॉस दी बॉर्डर से आती थी। जैसे मैंने कहा, राजस्थान में लगे हैं, अलवर बीकानेर में, पंजाब में कई जगह लगे हैं और कठुआ जम्मू में लगे हैं। सर, आपने बताया था कि ग्रेनेड अटैक की भी इनकी तैयारी थी, तो वो कहाँ करने वाले थे? क्या दिल्ली में इसकी प्लानिंग थी या दूसरे स्टेट में थी? इनकी ग्रेनेड अटैक की भी प्लानिंग थी और वो पंजाब की 1-2 इंस्टॉलेशन है जिनकी प्लानिंग थी, वो कंसर्न को हमने इंटीमेट कर दिया है। सर, गाजियाबाद में भी इस तरीके का एक नेक्सस जो है उसका वो पकड़े गए थे, कई लोग 2 दर्जन के आसपास लोग पकड़े गए थे। क्या इनका संबंध उस नेटवर्क से है? जो गाजियाबाद में पकड़े गए थे वो इनके हैंडलर एक ही हैं। अक्रॉस द बॉर्डर जो हैंडलर हैं वो एक ही हैं। और सर, आखिर सवाल, वेपन्स एक बार दोबारा बता दीजिए, वेपन्स कितने बरामद हुए हैं इनके पास? इनके पास से 4 पिस्टल और कार्टिजेस मिले हैं। काफ़ी सारे पिस्टल्स जो हैं PX-5 पिस्टल्स हैं जो अक्रॉस द बॉर्डर से आई हैं। अभी 11 लोगों के अलावा और गिरफ्तारियाँ और भी हो सकती हैं, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इस नेटवर्क के ज्यादातर सदस्य दिल्ली और पंजाब से जुड़े हुए हैं। दिल्ली से गिरफ्तार किए गए आरोपी आर्म रिसीविंग्स और स्मगलिंग में सक्रिय थे। खुलासा ये भी हुआ है कि हथियारों की तस्करी से मिलने वाले पैसों का इस्तेमाल CCTV नेटवर्क की फंडिंग के लिए किया जा रहा था और पंजाब में ग्रेनेड अटैक की तैयारी भी थी। स्पेशल सेल की इस कार्रवाई को बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, लेकिन ये भी साफ है कि देश के खिलाफ साजिशें लगातार रची जा रही हैं और ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं। इस मामले में जांच जारी है और जांच पूरी होने के बाद और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रविंदर के साथ रजनीश शर्मा, इंडिया डेली, दिल्ली। महाकुंभ से वायरल हुई लड़की मोनालिसा मिश्रा की शादी का मामला अब और उलझता जा रहा है। नाबालिग होने के खुलासे के बाद अब इस केस में लव जिहाद, अपहरण और पॉक्सो जैसे गंभीर एंगल जुड़ गए हैं। इस बीच डायरेक्टर मनोज मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने इसे सत्य की जीत बताया है।
महाकुंभ से वायरल हुई लड़की मोनालिसा मिश्रा और विवाद एक दूसरे के पर्याय अब बन चुके हैं। अब मोनालिसा की शादी भी जांच के घेरे में है। एनसीएसटी की जांच में खुलासा हुआ कि शादी के समय मोनालिसा नाबालिग थी। जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार मोनालिसा का जन्म 30 दिसंबर 2009 को बताया जाता है, जिसे 19 मार्च 2026 को बीएमओ महेश्वर की ओर से अपडेट कर दिया गया। इसके बाद मोनालिसा के पिता की शिकायत पर फरमान खान के खिलाफ अपहरण की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई और अब इस केस में लव जिहाद का एंगल भी जोड़ा जा रहा है। परिजनों का आरोप है कि नाबालिग को बहला फुसलाकर शादी करवाई गई। मैं तो उसका बाप हूँ, तो मुझे पहले से ही मालूम था कि मेरी बेटी नाबालिग थी। उन लोगों ने मैं मेरी बेटी के साथ में था तो मेरी वाइफ को कैसे कैसे पटा के फुसला के उन्हें जाली कागज बनवा लिए कि तुम्हारे देश की सरकार है, तुम्हारे को बना के दे देगी, कैसे भी पैर हाथ जोड़ लेना बना के कागज़ दे देगी। अब मुझे मालूम नहीं था कि कहाँ से बनाया है। फिर मैंने वाइफ के पास आया कि जो कागज़ बनाया कैसे बनाया गया, तो बोले कोई व्यक्ति आया था, उन्होंने ऐसी राय दी थी कि तुम्हारी बेटी को बहुत बड़ी फिल्म मिलेगी, गाने मिलेंगे, एक कागज़ बनाओगे तो सारे कागज़ बन जाएंगे। सरकार से मेरी ये मांग है कि मेरी बेटी को लाया जाए। सरकार से मदद मांगते कि मेरी बेटी ला देना चाहिए तेरे पाँव पर। मेरी बेटी को, मेरी बेटी जब लग जाए तब लोग हम खाना नहीं खाएंगे, मैं मर जाऊंगी तेरे पाँव पर। सरकार से ही मदद मांगती कि मेरी बेटी को मेरे पास ला देना चाहिए। मामले में महेश्वर विधायक राजकुमार मेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि लड़की नाबालिग है। उन्होंने माता पिता को सामने लाकर पूरे मामले को उजागर किया। इसी बीच डायरेक्टर सनोज मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सत्य की जीत हुई है। उनका आरोप है कि मोनालिसा का ब्रेन वॉश कर उसे झूठे आरोप लगवाए गए। साथ ही उन्होंने फरमान खान पर पॉक्सो एक्ट लगाने पर भी खुशी जताई। और लगातार मैं भाई उच्च अधिकारियों से और कई सारे जो बहुत सारे हमारे देश के सम्मानित लोग हैं, मैंने उनके सामने भी इस प्रश्न को रखा, इस समस्या को रखा और इस संबंध में मैंने शिकायत भी दर्ज करवाई थी मध्य प्रदेश पुलिस में ही जाकर। और उस बिहार पर जो जांच शुरू हुई, उस जांच के बाद माननीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी इसको संज्ञान में लिया और उन्होंने भी इस पर आगे कार्रवाई का आदेश दिया। और उसके बाद फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग दिल्ली, जिन्होंने सबसे पहले ये साबित किया कि पारधी जिस मतलब ये आते हैं, बंजारे नहीं है, पारधी हैं और ये जनजाति समुदाय से हैं। और इसके अध्यक्ष श्री अंतर सिंह आर्य के नेतृत्व में पूर्व न्यायाधीश श्री प्रकाश उइके के मार्गदर्शन में जांच शुरू हुई और इस जांच में साबित हो गया है कि मोनालिसा नाबालिग है। हालांकि नाबालिग वाले एंगल पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि पहले जारी किए गए प्रमाण पत्र के आधार पर शादी कैसे हुई और उस समय किन दस्तावेजों को आधार बनाया गया। अभी कुछ दिन पहले तक मोनालिसा चीख चीख के कह रही थी कि प्यार का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन अब नए खुलासे के बाद जिस तरह से इसमें नए एंगल्स जुड़ गए हैं कि माइनर, पॉस्को एक्ट, अपहरण, लव जिहाद और अब जिस तरह से महेश्वर पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, तो देखना होगा आगे क्या क्या खुलासे होते हैं। फिलहाल मोनालिसा का पूरा जो केस है, अब इसमें सामाजिक और जो पूरी तरह से सियासी जो है वो बहस छिड़ गई है। इंडिया डेली के लिए मुक्ता पाठक की रिपोर्ट। वाराणसी में गंगा स्नान के दौरान डूबने की घटनाओं में कमी आएगी। दरअसल वाराणसी के गंगा घाटों पर सुरक्षित स्नान सुनिश्चित करने के लिए पुलिस भीड़ भाड़ वाले घाटों पर बैरिकेडिंग और जाल लगाने जा रही है। इसके लिए 3 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन किया गया है और टेंडर भी जारी कर दिया गया है। काशी में विराजमान बाबा विश्वनाथ की महिमा को लेकर लोगों में गहरी आस्था है। यही कारण है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन और गंगा स्नान के लिए प्रतिदिन लोगों का तांता लगा रहता है। जब से काशी कॉरिडोर बना, तब से श्रद्धालुओं की संख्या में और इजाफा हुआ।
जाहिर है प्रशासन की जिम्मेदारियां भी बढ़ गई। काशी में आने वाले श्रद्धालु बिना किसी खतरे के गंगा में डुबकी लगा सकें, इसको लेकर प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं। गंगा में किसी भी प्रकार के हादसे को रोकने के लिए प्रशासन ने 80 घाट से नमो घाट तक करीब 3 किलोमीटर क्षेत्र में अत्याधुनिक फ्लोटिंग बैरिगेटिंग और सेफ्टी नेट लगाने की योजना बनाई है। प्रयागराज की तर्ज पर इन बैरिगेड्स के नीचे जाल बिछाए जा रहे हैं, जो श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षित स्नान क्षेत्र सुनिश्चित करेंगे। ये प्रत्येक दिन लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो घाटों पे आते हैं मां गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। उनकी सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए ये व्यवस्था की जा रही है। जो पूरा घाट है वो लगभग 8.5 किलोमीटर का है, तो जो इम्पोर्टेंट एरिया है, इम्पोर्टेंट घाट है जहाँ पे अधिक दबाव रहता है, जहाँ पे ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु आते हैं, वहाँ पे ये शुरुआत की जाएगी, बैरिकेटिंग की जाएगी, साथ साथ में जाल भी लगाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो डूबने से जिनकी पिछले वर्ष देखा गया कि काफ़ी संख्या में मृत्यु हुई है, उसके एहतियातन जो कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे कि साइनेज लगाए गए हैं जगह जगह, लाउड व्हीलर से अनाउंसमेंट किया जा रहा है, जो हमारी पेट्रोलिंग पार्टी है जब गश्त कर रही हैं। तो जो इम्पोर्टेंट हमारे 8-10 घाट है जहाँ पे विगत वर्षों में ज़्यादा दुर्घटना हुई है, वहाँ पर हम लोग साइनेज बोर्ड से भी जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको हम लोग जागरूक कर रहे हैं। पुलिस कमिश्नरेट के प्रस्ताव पर उसके लिए 3 करोड़ का बजट जारी किया गया है। इसका टेंडर भी हो चुका है, लिहाजा अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह से बैरिगेटिंग और जाल बिछाने का काम शुरू होगा। मौजूदगी हमारी वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर है। सबसे पहले आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि काशी में प्रतिदिन 4 से 5 लाख श्रद्धालु पहुंचते हैं, जिनमें से लगभग 1.5 से 2 लाख श्रद्धालु ऐसे होते हैं जो माता गंगा का स्नान करने पहुंचते हैं। काशी में कुल 84 घाट है और इन सभी घाटों में से कई ऐसे प्रमुख घाट है जहाँ पे लोग भारी संख्या में पहुंचते हैं और स्नान करते हैं, जिसके चलते कई बार कई हादसे भी देखने को मिलते हैं। इसी को देखते हुए और जो श्रद्धालु हैं उनकी सुरक्षा को देखते हुए वाराणसी पुलिस द्वारा 3.5 किलोमीटर लंबी बैरिकेटिंग की जा रही है। बता दें ये वाटर बैरिकेटिंग रहेगी, जहाँ पे आप अभी लोगों को देख रहे हैं। फिलहाल वर्तमान में यहाँ रस्सियां बांधी गई हैं और रस्सियों के माध्यम से लोगों को रोका जा रहा है ताकि आगे ना जाए। मगर अब वाराणसी पुलिस द्वारा एक नई पहल की शुरुआत की जा रही है, जहाँ जिस स्थान पर लोग स्नान कर रहे हैं वहाँ पे बड़ी बड़ी बैरिकेटिंग लगा दी जाएगी ताकि लोग चाह कर भी उस बैरिकेटिंग के आगे ना जा सके। पुलिस उन घाटों को बैरिकेड करने और जाल बिछाने पर ज्यादा फोकस करेगी जहां विभिन्न आयोजनों पर भीड़ उमड़ने के साथ लोग स्नान करना पसंद करते हैं। इस कवायद से लोगों में खुशी देखी जा रही है। बता दें कि वाराणसी में गंगा स्नान के दौरान डूबने से हर साल औसतन 100 लोगों की मौत होती है। ऐसे में पुलिस की इस पहल से निश्चित रूप से इन हादसों में कमी आएगी। अब इन 3.5 किलोमीटर लंबे घाटों पर बैरिकेटिंग की जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की जो अनहोनी होती है वो ना हो। फिलहाल इसकी शुरुआत कर दी गई है और जल्द ही काशी के इन अर्धचंद्राकार घाटों पर बैरिकेटिंग लगा दी जाएगी। वाराणसी से इंडिया डेली के लिए नित्यानंद मिश्रा। फाइनल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।